नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, जी। यानी वो दवाएं जो खास तौर पर हमारी आंखों के लिए बनाई जाती हैं। हाँ। हमारे पास कुछ फार्मास्यूटिकल टेक्स्ट के अंश हैं और आज हम इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे कि आंखों जैसी संवेदनशील जगह के लिए दवा बनाना कितना दकीक विज्ञान है, बिल्कुल। इसकी क्या खास जरूरतें हैं और क्यों इसमें इतनी छोटी छोटी बातों का इतना महत्व है। कभी सोचा है कि वो आई ड्रॉप की एक नन्ही सी बूंद कितनी सारी वैज्ञानिक कसौटियों से गुजरती है। चलिए थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। ये वास्तव में एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। यहाँ सुरक्षा और दवा का असर मतलब प्रभावकारिता सबसे ऊपर रखी जाती है। आंखें देखिए बाहरी पदार्थों और संक्रमणों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल विज्ञान में इस क्षेत्र पर खास ध्यान देना पड़ता है। जरा सी भी चूक यहाँ गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। शुरुआत परिभाषा से ही करते हैं। ये ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस आखिर हैं क्या? स्रोत कहता है कि ये स्टेराइल उत्पाद होते हैं। हाँ, स्टेराइल यानी रोगाणुहीन। और इनमें बाहरी कण बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये स्टेराइल और कण मुक्त सुनने में तो सीधे लगते हैं, लेकिन आंखों के मामले में इनका इतना महत्व क्यों है? देखिए, इसका महत्व सीधा हमारी आंखों की बनावट से जुड़ा है। हमारी आंख का जो सामने का पारदर्शी हिस्सा है, कॉर्निया, वो सीधे बाहरी हवा के संपर्क में रहता है। हाँ। और उसमें अपनी खून की नसें नहीं होती। इसका मतलब है कि उसकी संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता है वो थोड़ी सीमित होती है। अच्छा। तो अगर दवा स्टेराइल नहीं है या उसमें छोटे छोटे कण भी हैं, तो वो बहुत आसानी से इन्फेक्शन कर सकते हैं, जलन पैदा कर सकते हैं या कॉर्निया को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये दो शर्तें, रोगाणुहीन होना और कण मुक्त होना, सबसे बुनियादी और सबसे अहम है। समझ गई। तो ये तो हुई बिल्कुल बुनियादी शर्तें। लेकिन जब दवा असल में बनाई जाती है तो और किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है? स्रोत कई चीजें बताता है, स्पष्टता, स्थिरता, कणों का आकार, ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये सभी जरूरतें मिलकर देखिए एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। आप सोचिए, हमें एक ऐसी दवा चाहिए जो असरदार हो, लेकिन साथ ही आंख जैसे नाजुक अंग के लिए पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक भी हो। एक भी पहलू अगर बड़बड़ाया तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। ये संतुलन साधते कैसे हैं? जैसे स्पष्टता या क्लैरिटी क्यों जरूरी है और इसे कैसे हासिल किया जाता है? स्पष्टता इसलिए जरूरी है ताकि दवा हमारी नजर में कोई बाधा ना डाले। अगर दवा धुंधली होगी या उसमें कण दिखेंगे तो वो सीधे देखने पर असर डालेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। इसे आमतौर पर बहुत ही महीन फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से हासिल करते हैं, जो अनचाहे कणों को हटा देती है। और स्थिरता या स्टेबिलिटी, स्रोत पीएच का जिक्र करता है। आंसू के पीएच के आसपास करीब 7.5 से 6.5। इसका क्या रोल है? हाँ, स्थिरता दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, दवा खुद स्थिर रहनी चाहिए, मतलब रखे रखे खराब ना हो जाए। ठीक है। दूसरा, दवा का पीएच ऐसा होना चाहिए जो आंखों को जलन ना दे। हमारे आंसू का पीएच लगभग 7.4 से 7.6 के बीच होता है, जो हल्का सा एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। अच्छा। अगर दवा का पीएच इससे बहुत अलग होगा तो आंखों में डालती जलन या चुभन महसूस होगी। इसलिए कोशिश की जाती है कि दवा का पीएच इसी रेंज के आसपास रहे, और इसे स्थिर रखने के लिए बफरिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। बफरिंग एजेंट्स जैसे बोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ये पीएच को ज्यादा बदलने नहीं देते। ठीक है। फिर कणों के आकार, पार्टिकल साइज की भी बात है। स्रोत कहता है कि जलन से बचने के लिए यह 10 माइक्रोन से कम होने चाहिए। यह 10 माइक्रोन कितना छोटा होता है अंदाजन? अरे बहुत ही छोटा। आप अंदाजा लगाइए, हमारे एक बाल की मोटाई लगभग 50 से 70 माइक्रोन होती है, तो 10 माइक्रोन उससे भी 5 से 7 गुना पतला हुआ। इतने छोटे कण आंखों में महसूस ही नहीं होते। अगर कण इससे बड़े होंगे तो वो रेत के कणों की तरह छुप सकते हैं और कॉर्निया को खरोच भी सकते हैं। बाप रे। और स्टेरिलिटी तो हमने समझ ली। एक और चीज है गाढ़ापन या चिपचिपाहट, विस्कोसिटी। स्रोत बताता है कि ये आमतौर पर 15 से 25 सेंटीपॉइज रखी जाती है। पानी से ज्यादा गाढ़ा क्यों? हाँ, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन इसलिए जरूरी है ताकि दवा आंख की सतह पर कुछ देर टिके। ओके। अगर दवा पानी जितनी पतली होगी तो डालते ही पलक झपकाने से या आंसू के साथ वो तुरंत बह जाएगी, उसे अपना असर दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। सही बात है। तो ये 15-25 सीपीएस की विस्कोसिटी दवा को आंख में टिकने का मतलब संपर्क का पर्याप्त समय देती है। लेकिन हाँ, इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं कर सकते, वरना धुंधला दिखाई देने लगेगा।
तो यहाँ भी एक संतुलन साधना पड़ता है। इसके लिए क्या मिलाते हैं? इसके लिए विस्कोसिटी मॉडिफायर्स मिलाए जाते हैं, जैसे HPMC या HEC। अच्छा, तो स्टेरिलिटी, स्पष्टता, सही पीएच, कणों का सही आकार, सही गाढ़ापन, ये सब मिलकर दवा को सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं। ये वाकई एक जटिल संतुलन है। बिल्कुल। अब जरा देखते हैं कि आंखों की दवाएं कितने प्रकार की होती हैं। हम तो ज्यादातर आई ड्रॉप्स ही जानते हैं। हाँ, आई ड्रॉप सबसे आम है। बिल्कुल, ये स्टेराइल घोल यानी सोल्यूशन हो सकते हैं या सस्पेंशन हो सकते हैं। घोल और सस्पेंशन में क्या फर्क है? घोल में दवा पूरी तरह तरल में घुल जाती है, एकदम मिल जाती है, जबकि सस्पेंशन में दवा के बहुत छोटे छोटे कण तरल में तैरते रहते हैं। सस्पेंशन तब बनाते हैं जब दवा उस तरल में आसानी से घुलती नहीं है। अच्छा, तो सस्पेंशन में दवा घुली नहीं होती। क्या इसी वजह से स्रोत में आई सस्पेंशन के कणों का आकार कहीं पर 10 माइक्रोन बताया गया है? ये तो सामान्य जरूरत से अलग है। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है जो आपने नोटिस की। ऐसा संभव है कि कुछ खास दवाओं के लिए, जिन्हें सस्पेंशन के रूप में बनाया जाता है, कणों का आकार थोड़ा बड़ा रखना जरूरी हो। क्यों? शायद दवा के धीरे धीरे रिलीज होने के लिए, या हो सकता है दवा की अपनी प्रकृति ही ऐसी हो। लेकिन ये भी बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाता होगा ताकि जलन कम से कम हो। ये दिखाता है कि हर नियम के कुछ अपवाद भी हो सकते हैं जो फॉर्मुलेशन की जरूरत पर निर्भर करते हैं। ये बात है। ड्रॉप्स और सस्पेंशन के अलावा और क्या है? स्रोत में आई लोशन का भी जिक्र है। जी, आई लोशन अक्सर आंखों की सफाई के लिए या उन्हें आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आमतौर पर थोड़े गाढ़े होते हैं और इस्तेमाल से पहले इन्हें गुनगुने पानी से पतला करने की सलाह दी जाती है। इन्हें आई बात की तरह या फिर पट्टी पर लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। और आई ऑइंटमेंट्स यानी मरहम। हाँ, ऑइंटमेंट्स ये सेमी सॉलिड होते हैं, मतलब लेप जैसे। इनका बड़ा फायदा यह है कि आंखों में ड्रॉप्स की तुलना में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। अच्छा, इसलिए इनका असर भी लंबा होता है। अक्सर इन्हें रात में सोते समय लगाने की सलाह दी जाती है ताकि दिन में धुंधलेपन की समस्या ना हो। इन्हें भी पूरी तरह रोगाणुहीन, मतलब एसेप्टिक परिस्थितियों में बनाया जाता है और स्टेराइल ट्यूब में पैक किया जाता है। और एक और आधुनिक तरीका भी है, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट। ऑप्थेल्मिक इंसर्ट? ये क्या चीज है? अरे हाँ, ये तो दवा देने का एक काफी उन्नत तरीका है। आप सोचिए, एक छोटी सी पतली लचीली डिस्क जैसी चीज होती है जिसे आंख की निचली पलक के नीचे रख दिया जाता है। आंख के अंदर? हाँ, पलक के नीचे। ये इंसर्ट वहां पड़ा रहता है और धीरे धीरे एक बिल्कुल नियंत्रित दर पर कई घंटों या दिनों तक दवा रिलीज करता रहता है। स्रोत में ऑक्सर्ट का उदाहरण दिया है, जो ग्लूकोमा के इलाज के लिए इसी तरह काम करता था। कमाल है। इससे बार बार ड्रॉप डालने की जरूरत कम हो जाती है। वाह, ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है। मतलब दवा देने के कितने अलग अलग तरीके विकसित हुए हैं और हर एक की अपनी वजह और जरूरत है। बिल्कुल। अब जरा इन दवाओं के अंदर झांकते हैं। इनमें होता क्या है? सबसे पहले सक्रिय तत्व या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो असल में बीमारी का इलाज करते हैं। हाँ, इसमें कई तरह की दवाएं शामिल हैं जो अलग अलग समस्याओं के लिए होती हैं। जैसे ग्लूकोमा यानी आंखों का दबाव बढ़ना, उसके इलाज के लिए पिलोकार्पिन या कार्बाकॉल। हाँ। और इसी आंखों के दबाव को मापने के लिए ही टोनोमीटर नाम का उपकरण इस्तेमाल होता है। अच्छा। फिर आंखों की पुतली को फैलाने के लिए, जैसे जांच के लिए, एट्रोपिन जैसे माइड्रियाटिक्स इस्तेमाल होते हैं। सूजन कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दवाएं होती हैं। निदान में मदद के लिए, जैसे कॉर्निया पर कोई खरोच है या नहीं, ये देखने के लिए सोडियम फ्लोरेसिन का इस्तेमाल होता है। और आंखों को सुन्न करने के लिए छोटे प्रोसीजर से पहले टेट्राकेन जैसे एनेस्थेटिक। काफी लंबी लिस्ट है। ये तो हुई मुख्य दवा, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि इनके अलावा भी बहुत कुछ मिलाया जाता है, एडेड सब्सटेंस या सहायक पदार्थ। क्या अकेली दवा काफी नहीं होती? अक्सर नहीं। ये जो सहायक पदार्थ हैं, ये दवा को सुरक्षित, स्थिर, प्रभावी और इस्तेमाल में आसान बनाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनके बिना शायद दवा ठीक से काम ही ना करे, या जल्दी खराब हो जाए, या आंखों में तकलीफ दे। तो क्या क्या होते हैं ये सहायक पदार्थ और उनका क्या काम है? प्रिजर्वेटिव्स का जिक्र है। हाँ, प्रिजर्वेटिव्स ये खास तौर पर उन आई ड्रॉप्स में जरूरी होते हैं जो मल्टी डोज बॉटल में आते हैं। मल्टी डोज मतलब जिन्हें एक बार खोलकर बार बार इस्तेमाल करना होता है। हर बार बॉटल खुलने पर उसमें बैक्टीरिया या फंगस घुसने का खतरा रहता है ना। हाँ बिल्कुल। तो प्रिजर्वेटिव्स जैसे बेंजलकोनियम क्लोराइड या क्लोरबुटॉल इन सूक्ष्म जीवों को पनपने से रोकते हैं और दवा को खराब होने से, मतलब संदूषित होने से बचाते हैं। अच्छा, ये तो सुरक्षा के लिए हो गए। फिर है सर्फैक्टेंट्स,
जैसे पॉलिसोबेट 20 या 80? हाँ, सर्फैक्टेंट्स। इनके दो मुख्य काम हो सकते हैं। एक, अगर दवा पानी में आसानी से नहीं घुल रही है तो ये उसे घोलने में मदद करते हैं। ओके। दूसरा, ये दवा को आंख की सतह पर बेहतर तरीके से फैलाने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे उसका संपर्क और अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन सुधरता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सोडियम सल्फाइड? कुछ दवाएं हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, मतलब खराब हो सकती हैं, जिससे उनका असर कम हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, जिससे दवा की शेल्फ लाइफ यानी वो कितने समय तक सही रहेगी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स की बात हमने पहले की, जो दवा को आंख में टिकाए रखते हैं। हाँ बफरिंग एजेंट्स भी हमने समझे, जो पीएच को स्थिर रखते हैं। जी। एक और है टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट्स। ये टोनिसिटी क्या होती है और इसे एडजस्ट क्यों करना पड़ता है? हाँ, ये टोनिसिटी भी बहुत जरूरी है। इसका संबंध है घोल के परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन से। ओके। हमारे आंसू जो हैं वो हमारे खून के साथ आइसोटोनिक होते हैं। इसका मतलब है कि उनका परासरण दाब शरीर के तरल पदार्थों के बराबर है। इसे मापने का एक स्टैंडर्ड है 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी नमक का घोल। तो दवा को भी इसी 0.9% NaCl के बराबर आइसोटोनिक होना चाहिए? बिल्कुल। अगर दवा का घोल आंसू से ज्यादा पतला हुआ, मतलब हाइपोटोनिक, स्रोत के अनुसार 0.7% NaCl जैसा, या ज्यादा गाढ़ा हुआ, मतलब हाइपोटोनिक 1% NaCl जैसा, तो पानी कोशिकाओं के अंदर या बाहर बहुत तेजी से जाएगा। उससे क्या होगा? उससे आंखों में तेज जलन या दर्द महसूस होगा। इसलिए दवा में सोडियम क्लोराइड या बोरिक एसिड जैसे पदार्थ मिलाकर उसकी टोनिसिटी को आंसू के बराबर एडजस्ट किया जाता है, ताकि वो आरामदायक रहे। बाप रे, मतलब दवा बनाने में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कितना गहरा खेल है। हर चीज बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, स्टेरिलाइजेशन यानी रोगाणुनाशन। इसे कैसे पक्का किया जाता है कि दवा पूरी तरह रोगाणु मुक्त हो? देखिए, स्टेरिलाइजेशन के कई तरीके हैं और सही तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि दवा कैसी है और उसकी पैकेजिंग कैसी है। जैसे? सबसे आम और भरोसेमंद तरीका है नम गर्मी यानी मॉइस्ट हीट द्वारा ऑटोक्लेविंग। इसमें दवा या कंटेनर को उच्च दाब पर भाप मतलब स्टीम में रखा जाता है, आमतौर पर 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। अच्छा। गर्मी और नमी मिलकर बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स जो ज्यादा सख्त जान होते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। इसका सिद्धांत है प्रोटीन का जमावट, कोएगुलेशन। जैसे अंडा उबालने पर सख्त हो जाता है, वैसे ही गर्मी बैक्टीरिया के जरूरी प्रोटीन को जमा कर उन्हें मार देती है। लेकिन अगर दवा गर्मी से खराब हो जाती हो तो? कई दवाएं होती होंगी ऐसी। बिल्कुल सही सवाल। कई दवाएं, खासकर जो प्रोटीन आधारित होती हैं, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके लिए फिल्ट्रेशन एक बेहतरीन विकल्प है। फिल्ट्रेशन मतलब छानना? हाँ, एक तरह से। इसमें दवा के घोल को एक बहुत ही महीन झिल्ली यानी मेम्ब्रेन फिल्टर से छाना जाता है। इस फिल्टर के छेद इतने छोटे होते हैं, स्रोत बताता है 0.22 माइक्रोमीटर। 0.22 माइक्रोमीटर? हाँ, इतने छोटे कि बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव उसमें से पार नहीं हो पाते, लेकिन दवा का तरल घोल छन कर निकल जाता है। ये फिल्टर खास सामग्री जैसे सेलुलोस एसीटेट Ca या सेलुलोस नाइट्रेट CN से बने होते हैं। अच्छा, यानी बैक्टीरिया को छानकर अलग कर दिया। हाँ। और कोई तरीके भी है? हाँ, कुछ और तरीके भी हैं। एक है गैसियस स्टेरिलाइजेशन, जिसमें एथिलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है, अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर। ये उन चीजों के लिए अच्छा है जो ना गर्मी सह सकती हैं ना नमी, जैसे कुछ प्लास्टिक के उपकरण या पाउडर। ओके। एक और तरीका है विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा स्टेरिलाइजेशन, जिसमें गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 स्रोत से। ये तरीका अक्सर पैकेजिंग सामग्री जैसे मरहम की खाली ट्यूबों को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टेरिलाइजेशन के बाद पैकेजिंग की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती होगी, ताकि दवा अंदर सुरक्षित और स्टेराइल बनी रहे। कंटेनर कैसे होने चाहिए? निश्चित रूप से। कंटेनर का काम सिर्फ दवा को रखना नहीं है, बल्कि उसे बाहरी दुनिया के संदूषण से बचाना भी है। आई ड्रॉप्स के लिए आजकल सबसे ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल होती हैं, जो लचीले पॉलीइथिलीन या PVC से बनी होती हैं। उन्हें आसानी से दबाकर बूंद निकाली जा सकती है। हाँ, देखी है।
अगर कांच का इस्तेमाल होता है तो स्रोत साफ कहता है कि केवल टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक खास तरह का कांच होता है जो रासायनिक रूप से बहुत निष्क्रिय होता है, मतलब दवा से रिएक्ट नहीं करता। अच्छा। और आई ऑइंटमेंट के लिए धातु की ट्यूब, खासकर एल्यूमिनियम की, इस्तेमाल होती हैं। उनकी नोजल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि मरहम आसानी से लगाया जा सके और गंदगी अंदर न जाए। चलिए, हमने इस पूरी प्रक्रिया को काफी विस्तार से समझा। स्रोत में आर्टिफिशियल टीयर्स का भी जिक्र है। ये क्या सिर्फ चिकनाई के लिए होते हैं? हाँ, आर्टिफिशियल टीयर्स का मुख्य काम है सूखी आंखों, ड्राई आईज की समस्या में राहत देना। जब आंखें पर्याप्त आंसू नहीं बना पाती तो सूखापन, जलन, खुजली होती है। हाँ, होती है। तो आर्टिफिशियल टीयर्स आंखों को चिकनाई मतलब ल्यूब्रिकेट करते हैं और नमी देते हैं, हाइड्रेट करते हैं। इनमें अक्सर वही विस्कोसिटी बढ़ाने वाले एजेंट होते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, CMC। ताकि वो टिके रहें। हाँ, ताकि ये आंख की सतह पर ज्यादा देर तक टिके रहें और आराम दें। ये असल में दवा नहीं है, बल्कि एक तरह के सप्लीमेंट है आंखों के लिए। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की दुनिया में। ये बिल्कुल साफ है कि आंखों के लिए दवा बनाना कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि एक बेहद सावधानी और सटीकता वाला विज्ञान है। जी हाँ, हमने परिभाषा और बुनियादी ज़रूरतों से लेकर अलग-अलग प्रकारों, फॉर्मुलेशंस के हर एक छोटे बड़े घटक, स्टेरिलाइजेशन की तकनीकों और सही पैकेजिंग के महत्व तक को समझा। बिल्कुल। हर कदम, हर घटक बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेरिलिटी बनाए रखना, पीएच और टॉनिसिटी को कंट्रोल करना, कणों के आकार को सीमित रखना, सही गाढ़ापन चुनना और दवा को सही कंटेनर में पैक करना, ये सब मिलकर ही पक्का करते हैं कि जो दवा हम अपनी आंखों में डाल रहे हैं वो न केवल अपना काम करे, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी हो। ये गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता दिखाता है। सच में, ये जानना कि इन छोटी सी बोतलों और ट्यूबों के पीछे कितना विज्ञान, कितनी बारीकियां और कितनी सावधानी छिपी है, काफी प्रभावशाली है। इसने निश्चित रूप से मेरे नजरिए को बदला है। यहाँ एक विचार है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। जिस तरह हमने ऑप्थेल्मिक इंसर्ट जैसी प्रगति देखी, भविष्य में आंखों की दवाएं देने के तरीके और कैसे बदल सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। क्या नैनो टेक्नोलॉजी दवा को सीधे आंख के अंदर लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचा पाएगी? क्या ऐसे इंसर्ट्स आएंगे जो महीनों या शायद सालों तक दवा रिलीज करते रहेंगे? या हो सकता है स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस आ जाएं जो जरूरत पड़ने पर खुद ही दवा रिलीज करें? इस क्षेत्र में नवाचार की और क्या रोमांचक संभावनाएं इंतजार कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है।